नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भूमि अध्यादेश की खत्म हुई मियाद, सरकार का ऐलान, किसानों के हित में मानेंगे सभी सुझाव, विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की जीत। राष्ट्रद्रोह और आतंकवाद को छोड़ सभी मामलों में फांसी पर रोक की सिफारिश, कानून मंत्री को सौंपेगा विधि आयोग रिपोर्ट। संथारा गैरकानूनी नहीं, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र और राजस्थान सरकार ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे पर एनडीए की बैठक, हफ्ते भर में होगा ऐलान, राज्य में किया जीत का दावा। उड़ीसा के कटक में नवजातों की मौत का सिलसिला जारी, अब तक 53 बच्चों ने तोड़ा दम, सरकार ने किया जांच कमेटी का गठन। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच 1 हफ्ते के भीतर सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ सहयोगी दलों ने सीटों के बंटवारे और चुनाव रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद एनडीए के सभी दलों ने मतभेदों से इनकार करते हुए बिहार में बहुमत पाने का दावा किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि बैठक के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने एकजुटता दिखाने की पुरजोर कोशिश की। एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 1 हफ्ते के भीतर बिना किसी मनमुटाव के सीटों का बंटवारा होने का दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के एनडीए के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी ABCDEFGHIJKLMNOP जिसको क्या कहते हैं कि बना देंगे, हम मोहर मार देंगे। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार में पूर्ण बहुमत मिलने का दम भरा। हम लोगों का एक ही मकसद है, एनडीए कैसे 243 जगह जीते, क्योंकि एनडीए अच्छा बहुमत के साथ जीतेगा तो हम ठीक से सरकार चला पाएंगे। जैसे डेट अनाउंस होगा उसके पहले सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। हमारे एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनडीए घटकों ने लालू, नीतीश और कांग्रेस के मेल पर तंज कसा। राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनता बिहार में परिवर्तन चाहती है और इसका अनुमान आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साझा रैलियों को देखकर लगाया जा सकता है। कल की रैली में ना कोई ताली बजा रहा था, ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली में जो उत्साह उमंग है, तो एक बदलाव और परिवर्तन का लोगों ने मन बना लिया है और सभी हमारे गठबंधन के सहयोगी दल मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच एक दूसरे पर बयानबाजी से बचने पर भी सहमति बनी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की घोषणा के बाद से ही एनडीए, खासकर बीजेपी नेतृत्व पर फैसला लेने का दबाव बढ़ गया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं। संबित, आपका स्वागत है। और हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमारे साथ हैं, जो दिन भर आज इन बैठकों पर नजर रखे हुए थे। प्रणव, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि जो खबर आ रही थी कि आज ऐलान हो सकता था, बैठक खत्म हुई, 1 हफ्ते का और वक्त, क्या देरी की वजह है? जो सीट बंटवारे को लेकर तमाम अटकलें हैं, मैं कहूँ कि तमाम कयास हैं, वो अब तक पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा। देखिए, कितना आसान नहीं है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो भी एनडीए के जो चारों घटक दल हैं, उनके बीच में हमेशा से ही सीट बंटवारा एक बड़ी चुनौती रही है। उसकी वजह यह है कि तमाम दावे किए हैं, चाहे एलजेपी की तरफ से हो, चाहे फिर रालोसपा की तरफ से हो, या फिर जीतन राम मांझी की तरफ से हो। और क्योंकि जो विपक्ष है, जो दूसरा जो दल है, वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहता इस बार कि नीतीश कुमार के साथ जो आमने सामने की लड़ाई है, उसमें किसी भी तरह से ये एक जो खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान का एक घड़ी होगी। और जहाँ तक जो यूपीए के घटक दल हैं, जो नीतीश कुमार के साथ में आए हैं, उनके लिए वजूद को कायम रखने की, वजूद को जिंदा रखने की जंग है। लेकिन एनडीए के लिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इसीलिए
ये सारा जो मामला है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान की अपनी मांगे हैं, जीतन राम मांझी की अलग मांगे हैं और रालोसपा की अपनी मांगे है। तो ऐसा इतना आसान नहीं लगता, लेकिन इतना ज़रूर है कि एकजुटता दिखाने की कोशिश आज ज़रूर की गई है। और ये भी कहा गया है इस पूरी बैठक के बाद से कि कोई बयानबाजी नहीं होगी। इस बात पर भी एकमत हुआ है कि कोई बयानबाजी नहीं होगी एनडीए घटक दलों की तरफ से सीटों को लेकर, और अधिकृत किया गया कुछ खास नेताओं को कि वही बोलेंगे कि सीट बंटवारे पर किस तरह से पूरा समझौता आगे बढ़ रहा है। तो इतना आसान नहीं है और सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला अगर सीटों पर अगर सहमति बन भी जाती है तो कौन सी सीटों से कौन सा दल लड़ेगा, ये भी अपने आप में चुनाव करना होगा। कई तो सवाल हैं, कई मुश्किलें हैं। इससे पहले प्रणव, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। समित, जिस तरीके से मैं कहूं कि आपका जो विरोधी गठबंधन है उसने न सिर्फ अपने नेता का ऐलान आपसे पहले किया, बल्कि सीट बंटवारे को लेकर भी आपसे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया और बढ़त एक तरीके से हासिल कर ली। देरी क्यों हो रही है? अभी एक हफ्ते का और वक्त कहा जा रहा है, आखिर क्यों? ऐसा नहीं लग रहा कि तैयारी का मौका कम मिलेगा फिर इसके चलते? नहीं, देखिए, किसी प्रकार से काम में तो कौतूहल नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में काम चल रहा है। जन जन तक, घर घर तक परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से जनता पहुंच रही है, भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जहां तक कि हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने पहले नेता का नाम घोषित कर दिया, पहले टिकट शेयरिंग के विषय में बोल दिया। इसके विषय में मैं बड़े शालीनता से कहूंगा कि देखिए, मरता क्या नहीं करता, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। स्वाभाविक रूप से ऐसे में किस प्रकार से वो एकजुट होने का जो दिखावा कर रहे हैं, उसके लिए हमेशा ही मैं कहता रहा हूं कि जो लोग आम और लिच्ची नहीं बांट पाए वो क्या इतने बड़े राजनीतिक लड़ाई में एक साथ लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज आप देखिए, अभी जो आप क्लिपिंग दिखा रहे थे जिसमें तमाम हमारे जो एनडीए के घटक दल थे एक साथ खड़े थे, बॉडी लैंग्वेज को देखिए, किस प्रकार शालीनता के साथ, किस प्रकार एकजुटता के साथ मुस्कुराते हुए सभी विषयों को रखा। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखता है वो इसी बॉडी लैंग्वेज को देखकर जान सकता है कि किसी प्रकार की वैमनस्यता दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है, जैसे कि रामविलास जी ने भी कहा, लक्ष्य यही है कि कैसे एनडीए के घटक दलों को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले ताकि बिहार में सुशासन आए। लेकिन संबित, राजनीति में कहते हैं, खासतौर पर अगर मैं कहूं कि चुनाव का रण है, वहां पर जब तक योद्धा को, आपके योद्धाओं को ये पता नहीं होगा कि किस मैदान से उन्हें चुनाव में उतरना है और इसके लिए अगर पर्याप्त वक्त नहीं मिलेगा तो आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा? और बार बार अगर डेडलाइन को बढ़ाया जा रहा है सीट बंटवारे को लेकर, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे सारे योद्धा जमीन पर लगे हुए हैं। हर मैसेज को लेकर जो हमारे डेवलपमेंट का, विकासमुखी जो हमारा संदेश है वो घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। ये पूरा बिहार की जो राजनीतिक लड़ाई है वो दो ऐसे लोगों के बीच में है। उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो जो विकास का रथ है उसको बिहार में आगे बढ़ाना चाहता है। उसके विपरीत एक ऐसा ग्रुप है जो इकट्ठे होकर किसी भी कीमत पर इस रथ को रोकना चाहता है, क्योंकि बहुत वर्षों से वो भ्रष्टाचार से लिप्त थे, बहुत वर्षों से उनको आदत पड़ी हुई है और ये वजूद की लड़ाई है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार की जनता जानती है कि इस वजूद की लड़ाई में किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की जितनी भी रैली हुई है, मोदी जी की जितनी रैली हुई है, वह उसकी तैयारी देखिए, उसमें उमंग देखिए, उसमें उत्साह देखिए। और कल भागलपुर की रैली भी है, आप देखिएगा किस प्रकार से वहां लाखों की संख्या में जनता होगी और हाथों हाथ मोदी जी के विजन को वो लेगी और बिहार के घर घर तक पहुंचाएगी। तो स्वाभाविक रूप से हमारे तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, बल्कि हमारे विपक्षियों की तैयारी में। कल जो गांधी मैदान में रैली थी, देखिए, केवल और केवल लालू प्रसाद यादव इसमें काम कर रहे थे, वही नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और किस प्रकार भीड़ इकट्ठी की गई, यह भी मैं बड़े वो अलग विषय कहना पड़ रहा है, लेकिन नृत्य इत्यादि का सहायता लेते हुए वो अलग विषय चर्चा का। लेकिन मैं बहुत सीधा मेरा सवाल ये है कि अगर इतनी ही सब कुछ एकता है, वाकई आज रामविलास पासवान ने कहा कि ABCD Z तक का नाम ले लिया कि जिसका नाम मोदी जी कर देंगे उस पर सहमत लगा दी जाएगी, मोहर लगा दी जाएगी। लेकिन इतनी सब कुछ अगर एकता, इतना सब कुछ, मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेशन आपका बहुत अच्छा चल रहा है आपके गठबंधन का, तो फिर सीटों के अनाउंसमेंट में देरी क्यों है? मैं इसलिए सवाल बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिहार के आपके क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनके अलग अलग नेताओं के बयान को देखें, कोई 40 सीट की बात कर रहा है, कोई 70 सीट की बात कर रहा है, कंफ्यूजन तो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर।
नहीं, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आज अभी मीटिंग्स के शॉट को भी आप दिखा रहे थे। मीटिंग समाप्त होने के पश्चात सभी नेताओं को एकजुट होकर जो उन्होंने बयान दिया वो भी आपने दिखाया। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र है, स्वाभाविक है कि सभी राजनेता जो हैं और सभी राजनीतिक घटकों के अपने अपने जो नेता हैं वो अपने विषयों को रखेंगे। कितनी सीट चाहिए, किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से रणनीति तय करनी है। ये तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर यह नहीं होगा तो फिर आप इसे डिक्टेटर कहेंगे, डिक्टेटरशिप कहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सभी घटक दल हमारे अपने विषयों को रख रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे पार्टी के बड़े नेता, उनके पार्टी के बड़े नेता सब बैठ के ये निर्णय लेंगे। एक आखिरी सवाल संबित, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं और वो कहती हैं कि हमारा जनाधार अच्छा खासा है, और मैं अगर हर पार्टी के 2-3 नेताओं के पिछले 3 दिनों के बयानों को पढ़ रहा हूँ, कोई भी 50 से 70 सीट से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि गठबंधन में बने रहना ज़्यादा अहमियत है, या फिर ज़्यादा सीटों के साथ लड़ने से आपके गठबंधन की रणनीति को कहीं नुकसान भी हो सकता है? देखिए, हमें साथ चलना है, बिहार की जनता को उसमें साथ लेकर चलना है। ये हमारा ध्येय है कि इस प्रकार हम 243 सीट्स में से ज़्यादा जीत के बिहार को सुशासन दे, ये हमारे लक्ष्य है। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, आप देखिए हमारे जो विपक्षी है उनका सीट शेयरिंग पहले फॉर्मूला देखिए। 115 सीटों से जेडीयू आ जाती है 100 सीटों पर, 22 सीटों से आरजेडी चली जाती है 100 सीटों पर, और 4 सीटों से कांग्रेस चली जाती है 40 सीटों पर। तो यहां जो वजूद की लड़ाई है उसमें कांग्रेस, जिसको कि पूरे देश ने नकार दिया है, वो सबसे बड़े रोल पे 40 सीटों पे, आरजेडी जो कि 22 थी और जिसको कि जंगल राज का प्रणेता माना खुद जेडीयू ने, उसे आप 100 सीट दे देते हैं और खुद अपने सीट को कम करते हैं। इससे यही बताया जा सकता है, इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि आपने बिहार की जनता के लिए काम नहीं किया, वरना आप में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है। जहां तक हमारे सीट शेयरिंग का विषय है, बैठकें चल रही हैं, उचित समय पर उचित निर्णय आपके सामने होगा। हंसते हुए निर्णय रखा जाएगा, हंसते हुए चुनाव जीता जाएगा। यही देखना है होगा संबित की हंसते हुए निर्णय है और उसके बाद हंसते हुए तमाम सहयोगी साथ में खड़े रहें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। इक्कीसवें दिल्ली पुस्तक मेले का आगाज। इस बार थीम कौशल विकास। देश में कैसी है किताबों की दुनिया और क्या है प्रकाशन का इतिहास। देखिए RS TV विशेष दिल्ली पुस्तक मेला शाम 7:30 बजे। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून पर यूटर्न लेने के आरोपों से साफ इनकार किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सरकार ने अब अध्यादेश न लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में अभी भी भूमि बिल से सभी सुझाव मानने को तैयार है और भूमि बिल के बदले लाए गए अध्यादेश की मियाद आज खत्म हो रही है। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सरकार को आखिरकार विपक्ष के दबाव के आगे झुकना पड़ा। इसी के चलते सरकार ने अब चौथी बार अध्यादेश नहीं लाने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से किसानों के बीच भ्रामक प्रचार अभियान चलाया गया और भूमि बिल पर नकारात्मक माहौल बनाया गया। कोई ये कहे कि हमने कोई कदम पीछे हटाया, हमने अपना कदम पीछे नहीं हटाया और हम ये मान के चलते हैं कि किसान को ये एहसास ना हो कि जो प्रचार उन्होंने भ्रामक प्रचार किया है उसमें हमारी कोई ऐसी मंशा हो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ही मन की बात कार्यक्रम में यह साफ कर दिया था कि सरकार अब भूमि बिल पर अध्यादेश नहीं लाएगी। हमने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। कल 31 अगस्त को ऑर्डिनेंस की सीमा समाप्त हो रही है और मैंने तय किया है समाप्त होने दिया जाए। मतलब ये हुआ कि मेरी सरकार बनी उसके पहले जो स्थिति थी वह अब पुनः प्रस्थापित हो चुकी है। भूमि बिल के बदले लाए गए इस तीसरे अध्यादेश की मियाद 31 अगस्त को ही खत्म हो रही है। ये समय सीमा खत्म होते ही यूपीए सरकार का 2013 वाला कानून प्रभाव में आ गया है। हालांकि इसके संकेत
सरकार ने पहले ही दे दिए थे और शुक्रवार को एक वैधानिक आदेश जारी करके यूपीए सरकार के भूमि बिल में 13 बिंदुओं को जोड़ा गया था। इनका मकसद अधिग्रहण होने पर किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित कराना है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि एनडीए सरकार को आखिरकार विपक्ष के दबाव के आगे झुकना पड़ा। ये मैसेज देश के लोगों को चला गया कि प्रधानमंत्री कॉरपोरेट हाउसेस के एजेंट की तरह काम करे, जिससे उनको राजनीतिक घाटा होगा। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने इसको लैप्स करने दिया है। आज ये किसानों की, इस देश की और विपक्ष की एक बड़ी जीत। मोदी गवर्नमेंट ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प big business houses, corporate houses, not bothering about the interests of farming community, farmers, and farmers were agitating. It is victory for the farmers. दरअसल सरकार की ओर से संसद के 2 सत्रों के दौरान भूमि अधिग्रहण कानून लाने की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। विपक्ष ने इसे किसान विरोधी करार दिया। इसी के चलते विधेयक को बजट सत्र के दौरान संयुक्त समिति को सौंपा गया। एसएस आहलूवालिया की अध्यक्षता वाली समिति को कई विस्तार मिल चुके हैं और अब रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में आने की उम्मीद है। नौ विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन के तहत हर साल पेंशन में संशोधन करना मुमकिन नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व सैनिकों की हर साल पेंशन समीक्षा की मांग को एक तरह से खारिज कर दिया है। हालांकि जेटली ने कहा कि सरकार उच्च पेंशन दरों के साथ कम उम्र में रिटायर होने वाले सैनिकों के हितों की रक्षा करेगी। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में जेटली ने कहा कि दुनिया में कहीं भी हर साल पेंशन में संशोधन नहीं होता। वित्त मंत्री ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक बार फिर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार ओआरओपी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केवल एक मुश्किल गणितीय जमा घटा है। पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पिछले 78 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर हैं। देश में आने वाले वक्त में सजाए मौत पर रोक लग सकती है। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट में इसे खत्म करने की सिफारिश की गई है। हालांकि देशद्रोह और आतंकवाद में फांसी की सजा बनाए रखने की सिफारिश की गई है। भारतीय विधि आयोग ने फांसी की सजा चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग ने सिर्फ आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामलों में ही फांसी की सजा देने की बात कही है। कमीशन के 9 में से 6 सदस्य रिपोर्ट से सहमत हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत की सजा का सिद्धांत संविधान की बुनियादी भावना के खिलाफ है। The Commission does not see any reason to wait any longer to take the first step towards abolition of the death penalty for all offences other than terrorism and waging war. The Commission accordingly recommends that the death penalty be abolished for all crimes other than terrorism-related offences and waging war. रिपोर्ट की प्रति कानून मंत्री को सौंपी जाएगी। पैनल के प्रावधानों में किसी भी बदलाव की मांग पर संसद ही विचार कर सकती है। याकूब मेनन की फांसी के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई थी। Does not serve the penological goal of deterrence any more than life imprisonment. It is a complete myth that the death penalty operates as a deterrent. It has no deterring effect. It has lost its deterring effect. That is the empirical data. सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को मौत की सजा से जुड़े अलग अलग मतों पर अध्ययन करने को कहा था। आयोग का कार्यकाल सोमवार को ही खत्म हो रहा है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। राजीव महर्षि को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व गृह सचिव एलसी गोयल की जगह ली है। गोयल ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया। महर्षि राजस्थान कैडर के 1978 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव पद पर थे। वो आज ही रिटायर होने वाले थे। महर्षि का कार्यकाल 2 साल का होगा। गोयल की गृह सचिव के रूप में नियुक्ति 5 फरवरी को हो गई थी। कांग्रेस ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। Now we have seen instances, 2 home secretaries going suddenly and both being made to say, I'm sorry, that they have taken voluntary retirement. And within the next minute or 10 minutes or simultaneously, the successor is also announced. We are not commenting about it's about the governance, it's about the processes, and it's about complete centralization of such appointments and decision making. ओडिशा के कटक स्थित अस्पताल में बीते कई दिनों में बड़ी संख्या में शिशुओं की मौत से हड़कंप मच गया है। 11 दिनों में कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में 53 बच्चों की मौत हो चुकी है और मृतक बच्चों के परिवार वाले अस्पताल और
सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री अतनु सब्यसाची नाइक को भी अस्पताल में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कटक में हाल ही में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम ने कई खामियां पाई हैं। उन्होंने राज्य सरकार को हर संभव मदद देने की भी बात कही। उड़ीसा सरकार भी घटना की जांच के लिए जांच समिति का गठन कर चुकी है। राज्य सरकार को क्राइसिस मैनेज करने के लिए जितना भी मदद चाहिए, तात्कालिक मदद चाहिए, टेम्पररी मेजर चाहिए, सारे चीजों में भारत सरकार मदद करेगी। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, लैबोरेटरी हो, सारा विषय पे हम लोग जैसे राज्य सरकार अपेक्षा रखेगी उसको हम पूरा करेंगे। असम में बाढ़ से अब तक 1 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। राज्य सरकार ने केंद्र से 500 करोड़ की अंतरिम राहत की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें हैं असम में बाढ़ से तबाही की। राज्य के 14 जिलों के 4.5 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी है। 1000 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। बाढ़ के सितम से लोगों को राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। बारिश के बाद तीस्ता नदी का तटबंध कई जगहों पर टूट गया है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन तटबंध की मरम्मत में जुटे हैं। খুবই অবস্থা খারাপ দেখতে যেরকম কান্নাকাটি করতেছে একজনের তো বাড়ি ঘর সবই চলে গেছে বাড়ি ঘর সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে কিচ্ছু নাই অবস্থা ওদের এমন অবস্থা হয়েছে মানে যে আর আজকে রাতে যে আরো এখানে কি হয় বড় নদীর মতো হয়ে যেতে পারে। इधर अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। लोहित जिले में बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोगेंस लेग्डोम्फ से सुरक्षा परिषद में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ प्रस्तावित कन्वेंशन को इस सत्र में पारित कराए जाने की बात कही ताकि आईएस जैसे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोगेंस लेग्डोम्फ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर संयुक्त राष्ट्र के 70वें सत्र के एजेंडे पर सलाह मशवरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा परिषद के विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। Hope is that we should begin substantive negotiations in the intergovernmental negotiations format on UN Security Council reform so that the Security Council, which still reflects the geopolitical architecture of 1945, is reformed and is able to reflect current realities and also include many more developing countries in its decision-making structure. सुरक्षा परिषद में बदलाव की प्रक्रिया पिछले सत्र से ही शुरू हो चुकी है, जिसमें कई देशों ने अपने विचार लिखित रूप से दिए हैं। इस सत्र में उन विचारों पर मतदान के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। Once we are able to get the adoption of a resolution proposing expansion of the UN Security Council in both permanent and non-permanent categories, then India, together with other countries, will put forth their own candidatures. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी उनके साथ होंगी। भारत और विश्व की राजनीति के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार भारत को चीन, रूस और अमेरिका तीनों को सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए तैयार करना है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 129 देशों को अपने साथ लाने की होगी। अब देखना यह है कि जिस तरह की सफलता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत को मिली थी, वह इस बार कितना फलीभूत हो पाती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। देश और विदेश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर के बीच भोपाल में होगा। सम्मेलन में तकरीबन 2000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि समापन गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सम्मेलन में हिंदी के 20 भारतीय और 20 विदेशी विद्वानों को सम्मानित भी किया जाएगा। सम्मेलन परिसर हिंदी के मशहूर साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी और फाल्कनाम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम समर्पित किया है। उनको बुलाया है, स्क्रिप्ट है, उसका सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए वो सुचारू ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से तैयार रामचरितमानस के डिजिटल संस्करण को जारी किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि रामचरितमानस ऐसा महान महाकाव्य है जिसमें भारत का सार समाहित है। प्रधानमंत्री ने इस काम में योगदान देने वाले कलाकारों की सराहना की। नरेंद्र मोदी ने रामचरितमानस के
डिजिटल वर्जन को संगीत, संस्कार और संस्कृति की साधना बताया। उन्होंने लोगों को आपस में जोड़ने और भारत में जागरूकता और सूचना का प्रसार करने में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना। और अब श्रीमती। कायाकल्प जरूरी होते हैं, और जब कायाकल्प की मैं बात करता हूं तब आत्मा वही रहता है, समयानुकूल बदलाव आता है। ये डिजिटल रूप उसका एक सही कदम है। इसको डिजिटल स्वरूप में लाने से केवल देश के श्रोताओं का नहीं, लेकिन जब ये इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के पास उपलब्ध होगा तो एक प्रकार से फ्री टू एयर पूरी दुनिया में जो लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और इस देश की परंपराओं को जानना चाहेंगे, उनको बड़ी सरलता से इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत के लिए 22 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। कोलंबो में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन जीत के लिए भारत को कल श्रीलंका के 7 विकेट लेने होंगे। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की दूसरी पारी में 67 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिरा दिए हैं। भारत दूसरी पारी में 274 रन बनाने में कामयाब रहा। भारत को पहली पारी में 111 रन की बढ़त मिली है। इस तरह भारत ने श्रीलंका के सामने दूसरी पारी में 386 रन का लक्ष्य रखा है। और श्रीलंकाई पारी की शुरुआत खराब रही। ओपनर ओपल थरंगा खाता भी नहीं खोल पाया और ईशांत शर्मा का शिकार बने। इसके साथ ही गुणारत्ने ने उमेश यादव की गेंद पर कैच आउट हुए और श्रीलंका का स्कोर 2 रन पर ही 2 विकेट हो चुका था। श्रीलंका को तीसरा झटका दिनेश चन्नीबल के रूप में लगा। चन्नीबल 18 के निजी स्कोर पर आउट हुए और पहला टेस्ट श्रीलंका ने, जबकि दूसरा टेस्ट भारत ने जीता था। तो खबरों के इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।